हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ड। और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस 2 क्लासों में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, और देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल या उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने डेनियल सेल लिया था और उसमें देखा था कैसे वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। साल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन होते हैं, कैसे साल्ट ब्रिज लगाया जाता है, उसका काम क्या होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल किए जाते हैं उनका सिलेक्शन हमें कैसे करना होता है। अगर प्रीवियस 2 क्लासेस आप नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर आज का है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमें क्या कुछ सीखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, आखिर क्या कुछ कारण होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नामक चीज जनरेट होती है। तो एक एक करके चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पिछली क्लास में जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़े थे, अपने उस सेल में हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन हो रहा था एनोड पे और रिडक्शन हो रहा था कैथोड पे। तो अगर हम लोग उसी एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं तो हम लोग एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में कोई सोल्यूशन हम लोग फिल कर देते हैं और उसके साथ कोई मेटल की रॉड इस पे डुबो देते हैं। अब काम ये करना है कि जिस मेटल की रॉड होगी उसी मेटल से रिलेटेड उसमें सोल्यूशन फिल किया जाएगा उसी के आयन से। यानी अगर हम यूँ कहें कि Zn की रॉड हम लोग लेके चल रहे हैं तो जो सोल्यूशन फिल किया है वो हम लोगों ने ZnSO4 का सोल्यूशन फिल किया है। अब मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीडेशन करना चाहती है कि रिडक्शन करना चाहती है, ये मेटल के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर यह Zn की रॉड ऑक्सीडेशन करना चाहती है, मान लो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, हम बात करेंगे रिडक्शन की भी, तो सबसे पहले कंसीडर करके चलते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमारा मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी M हमारा कोई मेटल है जो कि M+2 सपोज कर लेते हैं +2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है। हुआ क्या होगा, यहाँ पे होता ये है कि जो हमने बीकर लिया है, Zn की रॉड लिया है, इस Zn की रॉड से M पॉजिटिव या यूं कहें Zn+2 आयंस आके सोल्यूशन की तरफ आने लगते हैं, अपने आप को ऑक्सीडाइज करके सोल्यूशन की तरफ आने लगते हैं। यानी इस Zn की रॉड में जो Zn+2 है वो यहाँ से निकल के सोल्यूशन में आने लगता है। Zn की रॉड से Zn+2 निकल के सोल्यूशन की तरफ आने लगता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करा देता है। तो सोल्यूशन में हमारा चार्ज हो जाता है क्या, M+2। इस Zn की जगह पे हम M कंसीडर करके चल रहे हैं तो M+2 हमारा यहाँ पे चार्ज आ जाता है। यानी पूरे सोल्यूशन में हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अपने इस इलेक्ट्रोड यानी इस रॉड की बात करें तो इस रॉड पे हमारा क्या दिख रहा है कि निगेटिव चार्ज आ गया है। हुआ क्या कि जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन हुआ और वो रॉड से निकल के अपने ZnSO4 के सोल्यूशन में आने लगता है और इसी के साथ साथ सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और रॉड में निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से। यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुआ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या कुछ कहानी हुई कि हम लोगों ने बीकर लिया, उसमें सोल्यूशन फिल किया, उसमें जिंक की रॉड डाला और जिंक की रॉड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने से क्या हुआ कि ये जो Zn+2 हैं ये रॉड से निकल के सोल्यूशन में आने लगे, जिसकी वजह से सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ और इस रॉड में निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। तो दोनों के चार्ज डिफरेंस की वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सेम टू सेम कहानी हमारी होती है रिडक्शन के केस में।
सेम वैसा ही जैसा हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़े हैं वैसा रिडक्शन के केस में भी हो सकता है कि मान लो हम लोगों ने एक बीकर लिया और उसमें अपना एक सोल्यूशन फिल कर दिया और यहाँ पे एक रॉड लगा दी। अब जैसे सपोज करो कि ये Cu की रॉड है और सोल्यूशन में हमारा CuSO4 भरा हुआ है। सोल्यूशन में हमारा क्या फिल हुआ है? CuSO4 सोल्यूशन में फिल हुआ है। अब सोल्यूशन में CuSO4 है, इसका मतलब यहाँ पे Cu+2 है, यहाँ भी हमारा Cu+2 है, यहाँ भी हमारा Cu+2 है। ये Cu+2 ने क्या किया? रॉड से इलेक्ट्रॉन लेके रॉड की तरफ जाना चालू कर दिया, यानी रॉड से चिपकने लगे। तो रॉड पे जनरेट हो गया पॉजिटिव चार्ज, जबकि सोल्यूशन पे जनरेट हो गया निगेटिव चार्ज। तो इसी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा है। यानी जो काम ऑक्सीडेशन में होता है, एनोड में होता है, सेम टू सेम काम वही हमारा रिडक्शन में यानी कैथोड में हो रहा है। दोनों साइड हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब मेटल क्या है? मेटल दो केस है कि एक बार क्या हो रहा है कि मेटल से आयंस निकल के सोल्यूशन में आ रहे हैं, तो दूसरी बार इधर क्या हो रहा है कि सोल्यूशन से आयन निकल के मेटल की तरफ जा रहे हैं। तो मेटल की दोनों कंडीशन हो गई कि वो मेटल पे डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीडेशन करना चाहता है या रिडक्शन करना चाहता है। ये चीज हम लोग मेटल के ऊपर छोड़ते हैं, मेटल पे डिपेंड होती है कि ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा। बाकी कुछ चीज हमारे, कुछ इलेक्ट्रोड हमारे या कुछ मेटल हमारे इनर्ट होते हैं, तो उनका भी फंक्शन हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम क्या कुछ होता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। अब दूसरी एक कहानी ये जनरेट हो सकती है कि यहां से निकल के जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कैथोड है, और कैथोड है तो इसीलिए यहाँ निगेटिव आया, पॉजिटिव आया, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक इसका यहाँ पे उल्टा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रॉड पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, इस वजह से एनोड निगेटिव होता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि ऑक्सीडेशन में यहाँ पे रॉड पे निगेटिव चार्ज आता है इसलिए एनोड हमारा निगेटिव होता है, और रिडक्शन में रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है इसलिए कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है। ये कहना सरासर गलत है, ऐसा नहीं कहा जाता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आप दिमाग में ना बिठाइएगा। तो बात आई कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतना जाना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने से सोल्यूशन और रॉड के बीच चार्ज डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और उसी चार्ज डिफरेंस को हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात आती है कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब मेजर किया जाता है। यानी ये कहा जाए कि जैसे ये हमारा सोल्यूशन था और इस सोल्यूशन में हमने ये रॉड डाल दी, और हो क्या रहा है, मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में क्या यहाँ से आयन निकल के नीचे आ रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं। तो बोले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कब करना चाहिए? एक आयन निकल के आया तभी नाप ले, कि दो निकल के आए, तीन निकल के आए, चार निकल के आए, नापेंगे कब? उसकी कोई यूनिट की रिएक्शन चालू हुई है 10 मिनट बाद आपको देखना है कितना है चार्ज डिफरेंस, या फिर कोई लिमिट फिक्स हो। तो उसके लिए कहा जाता है कि जब तक ये चीज इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए, जब तक यह चीज इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए तब तक हम इसे नहीं मेजर करते हैं। यानी जब दोनों चीजें इक्विलिब्रियम में हो जाएं तब हम देखते हैं कि इनके बीच का चार्ज डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। अब नेक्स्ट कहानी क्या आती है? नेक्स्ट बात हमारे पास आती है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? धीरे धीरे हम लोग नट्स इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे, ईएमएफ निकालेंगे, आगे नट्स इक्वेशन के एप्लीकेशन देखेंगे। उसके पहले हमें क्या सीखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला आता है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस,
यानी समझना ये है कि जो हम लोगों ने पीछे एक्सपेरिमेंट किया, अब एक मान लो हमने Cu का मेटल लिया, दूसरा हम लोगों ने Zn का मेटल ले लिया, तीसरा हम लोगों ने किसी और दूसरा मेटल ले लिया, या यूं कहें कि मान लो इसका हमने Fe+2 का ले लिया और दूसरा हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे हमने इसको Fe+3 कर दिया। तो क्या दोनों में अंतर आएगा या दोनों सेम रहेंगे? अगर हम लोग मेटल का नेचर चेंज कर देते हैं या उसके आयंस का नेचर चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी बदलाव देखने को मिलते हैं, उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। यानी अगर आप एक बार ले रहे हैं Fe+2, एक बार ले रहे हैं आप Fe+3 आयन, तो इनका अलग होगा, इनका अलग होगा। अगर Zn+2 ले रहे हैं तो इसका अलग होगा। यानी मेटल के नेचर पे या उसके आयंस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। पहली बात तो ये हुई। तो पहला पॉइंट है, हाँ डिपेंड करता है। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयंस का कंसंट्रेशन, यानी जो आप सोल्यूशन फिल किए उसका कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा लेने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ भी हम पढ़ेंगे नट्स इक्वेशन में कि क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना जानना है कि अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी हमारी चेंज होती रहती है। ज़्यादा कंसंट्रेशन से क्या होगा, कम कंसंट्रेशन से क्या होगा, इंक्रीज कर दें, डाइल्यूट कर दें, ये सब पता चलता है हमारा नट्स इक्वेशन में। तो इसकी पूरी कहानी हम लोग नट्स इक्वेशन में पढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट था कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, तो इसका भी इफेक्ट होता है। फिर थर्ड बात आती है टेम्परेचर, यानी किस टेम्परेचर पे हम लोग मेजर कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा कि इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, इसके लिए भी हमारा नट्स इक्वेशन आता है। यानी अगर हम एक साथ बात करें कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मेटल आयंस के लिए, तो उन सबको डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, नट्स इक्वेशन। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नट्स इक्वेशन में और देखेंगे कि नट्स इक्वेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम लोग सारी चीजें स्टैंडर्ड वे में पढ़ेंगे, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के बाद हम लोग बढ़ेंगे नट्स इक्वेशन में। और स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हमारे पास जो पैरामीटर हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं। यानी हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। और आपने बुक में देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी होती है, उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए होते हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा स्टैंडर्ड में, आपको बता दिया गया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, 1 atm प्रेशर पे होना चाहिए, 1 m कंसंट्रेशन पे होना चाहिए। हम क्या करेंगे, तीनों चीज़ों को एक जगह रखेंगे, सारी कंडीशन लगाएंगे, उसमें वोल्ट मीटर डालेंगे और अपना कैलकुलेट वैल्यू देख लेंगे, जो कि फिक्स होती है, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है। यानी कोई चीज़ स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगी तो वो हमेशा फिक्स होगी। तो बात आती है, आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी जो कंडीशंस हैं, यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, मेटल आयंस चेंज करने पे क्या होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नट्स इक्वेशन में। तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारा ईपी यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये दो चीज़ों पे है। पहला एक हमारा है स्टैंडर्ड कंडीशन, एक हमारा है स्टैंडर्ड कंडीशन, और दूसरा हमारा है कि हम कंडीशन को अपने हिसाब से रख सकते हैं, या यूं लिख सकें कि वेरिएबल कंडीशन चेंज हो सकती है। वेरिएबल कंडीशन, कोई भी टेम्परेचर ले लो, कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, कोई भी मेटल ले लो, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो इसके लिए आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होगा, और इसके लिए हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें हमारा नाम आएगा नट्स इक्वेशन, जो बताता है वेरिएबल या किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से लिखते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट से लिखते हैं। ये बात बताई गई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से लिखेंगे और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट से लिखेंगे। तो आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम केवल ई नॉट सेल की बात करेंगे, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करने जा रहे हैं।
अब बात आती है वो कौन सी कंडीशन होती हैं जिनको हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन हमारी ये रही कि आप अगर कंसंट्रेशन 1m लेके चलते हैं, दूसरा अगर आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर और या फिर 298 केल्विन लेके चलते हैं, और जो प्रेशर है हमारा, आप प्रेशर को 1 atm या फिर 1 बार लेके चलते हैं। अगर इन तीन कंडीशन पे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो वो कंडीशन हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाएगी और हम उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट ऑफ सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ई नॉट ऑफ सेल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग ई नॉट सेल के बारे में जान लेते हैं कि आखिर हमें कैसे पता करना होता है ई नॉट सेल क्या कुछ होता है। देखो, ऑक्सीडेशन, दो प्रोसेस थे हमारे पास। एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो अगर हम लोगों ने कहा कि कोई M है, ये अगर ऑक्सीडाइज होकर Mn++ का n इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में शॉर्ट में हम लिखते हैं E ऑफ M/Mn+, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि E नॉट ऑफ M/Mn+, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। साफ समझ में आ रहा कि M से Mn+ बना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा। ऑक्सीडेशन हो रहा तो कहाँ होगा, एनोड में होगा। एनोड कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, निगेटिव होगा और वो इलेक्ट्रोड होगा। सेम इसी तरह हम लोग रिडक्शन की बात कर लेते हैं कि रिडक्शन में क्या होगा। तो हमने कहा रिडक्शन में क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमने N ले लिया। N कोई मेटल था जिसने M इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना दिया, M+ बना दिया, M बना दिया, केवल M इलेक्ट्रॉन लिए और इतना बना दिया। यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कि रिडक्शन हो रहा, और रिडक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या लिखना है कि N+ से N बना, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर यही नॉट लगा के लिखा हुआ है ई नॉट ऑफ N से Mn+ से N बना है, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये था रिप्रेजेंट करने का तरीका। यानी कहीं भी आपको लिखा हो E ऑफ M/M+ की वैल्यू 0.76 वोल्ट, तो आप कहोगे M का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ना कि स्टैंडर्ड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना दिया हुआ है। अगर उस पर नॉट लगा हुआ है तो हम कहेंगे इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में बोला गया है। नॉट का मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट किया गया है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी कि भाई कंसंट्रेशन 1m हुआ होगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन हुआ होगा। अगर कोई गैस होगी तो उसका प्रेशर 1 atm या 1 बार हुआ होगा। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन थी। तो हमें अभी ये समझना है कि नोटेशन क्या दी रहेगी और उससे हमें क्या पता चलता है। तो नोटेशन अगर ऐसी दी रहेगी तो ये ई नॉट का मतलब हुआ स्टैंडर्ड कंडीशन में केवल ई लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा। अब दूसरी नेक्स्ट बात आती है। नेक्स्ट बात ये आई कि किसी ने आपसे पूछा कि Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? आपने कहा कि लेट करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने बोल दिया 0.62 है, 0.62 है। लेकिन सामने खड़ा हुआ दूसरा इंसान आपको बता रहा है कि जो Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.62 नहीं है, वो माइनस का 0.62 है। दो बातें निकल के आई, एक आदमी इधर खड़े हैं, दूसरे आदमी इधर खड़े हैं। बोला गया Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो उन्होंने कहा प्लस का 0.06, प्लस का 0.62। दूसरे आदमी ने कहा कि माइनस का 0.62, यानी एक लोगों ने प्लस लगा दिया, दूसरे लोगों ने माइनस लगा दिया। अब बात आई सही किसका है। पूछा क्या गया कि आप दोनों में से सही किसका है। वैल्यू दोनों बराबर हैं, बस आपने प्लस में बताया, आपने माइनस में बताया।
तो जब ये बात आईयूपीएससी से पूछी गई, तो आईयूपीएससी ने बताया कि सही ये भी है और सही ये भी है। बस दिक्कत ये है कि एक लोग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहे हैं, एक लोग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहे हैं, तो दूसरे लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहे हैं। तो बोला ये गया कि अब तो दिक्कत आ गई है, अगर किसी से पूछा जाए तो मान लो किसी ने प्लस वाला बता दिया, सामने वाला माइनस में जानना चाह रहा है, तब क्या कहेंगे। तो आईयूपीएससी ने यह निर्धारित किया कि आज से जब भी कोई आपसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पूछेगा तो हमेशा आप उसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएंगे, हमेशा आप उसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएंगे। अब जैसे बात ये आई कि सर हमें रिडक्शन वाला नहीं पता है, हमें ऑक्सीडेशन वाला ही पता है, तो हम रिडक्शन को कैसे पता लगाएंगे। तो ये कहा गया कि जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इसका क्या मतलब निकल के आया, यानी किसी ने आपसे कहा कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस का 0.76 है और पूछा गया कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, इसमें माइनस लगा दोगे, बात खत्म। तो आज से हम लोगों से अगर कोई पूछता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो हम लोग हमेशा उसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला ही रिप्लाई देंगे और बोलेंगे कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना होता है। ये कहानी है हमारी। अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमें सीखना है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल ये हमें कैलकुलेट करना रहता है। देखो हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट है ई नॉट सेल निकालना स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो हम उसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में स्टैंडर्ड वाला कवर करेंगे, नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट इक्वेशन वाला देख लेंगे। तो ईएमएफ ऑफ सेल हमें निकालना है। क्या कुछ होना था ईएमएफ ऑफ सेल में, तो पहले हम एक सेल का निर्माण कर लेते हैं। तो मान लो ये हमारा सेल बना हुआ था, जल्दी से इसको बना लेते हैं। ये हमारा साल्ट ब्रिज है, ये हमारी रॉड लगी हुई थी, ये हमारा बल्ब था और ये हमारी दूसरी रॉड लगी हुई थी। ये साल्ट ब्रिज हमारा था। यहाँ पे कोई सोल्यूशन हमारा फिल हुआ था, ये सोल्यूशन भरा हुआ है। इधर साइड को हम बोले थे कि हमारा ये एनोड है और इधर साइड को हम बोले थे ये हमारा कैथोड है। एनोड है और ये कैथोड है। इसको हमने मान लो बोला था कि ये Zn की रॉड है और यहाँ पे ZnSO4 फिल हुआ है। इसमें हमने बोला था कि ये Cu की रॉड है और यहाँ पे हमारा CuSO4 फिल हुआ है। तो कंडीशन क्या हुई थी, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हुआ था, तो Zn से हमारा बना था Zn+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या बना था, Cu+2 ने हमारे 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे और बना दिया था Cu। इतना रिएक्शन हुआ था। इस सेल रिएक्शन से हमें ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। अब अगर हम लोग मान के चलते हैं क्या कि ई नॉट ऑफ Zn से Zn+2 सपोज कर लो यहाँ पे है कुछ और इधर लिख दिया जाए ई नॉट ऑफ Cu+2 बाई Cu, यानी आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, तो मान लो माइनस का 0.20 होगा और इसको मान लो प्लस का 0.80 होगा। हमें एनोड और कैथोड दोनों के पोटेंशियल हमने लिख लिए। ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, देख रहे हैं कि Zn से Zn+2 जा रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इधर क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इधर देख रहे हैं Cu+2 से Cu जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोगों ने दो वैल्यू ये मान के चले हैं कि ये दो वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया। अब पता क्या चल रहा है कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। ईएमएफ ऑफ सेल हमारा क्या होता है, तो ईएमएफ ऑफ सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि दो इलेक्ट्रोड यानी डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड को हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड को हम ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। तो इन दोनों का अगर हमें डिफरेंस निकालने को कह दिया जाए तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको और इसको उठा के ऐड कर दोगे, क्योंकि ये माइनस है, आपस में हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। समझना, हम लोगों को ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है यानी ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, तो बोला ये गया कि एनोड का हमें पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड का हमें पता है, दोनों को हम डिफरेंस कर देंगे, हमारा ईएमएफ ऑफ सेल निकल आएगा। लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, ईएमएफ ऑफ सेल। अब हमें डिफरेंस निकालना हो तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करने पे क्या पता चला कि ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू हमारा निकल के आया कि ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये डिफरेंस निकल के आ जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय में हमें बात क्या आई, याद आई कि आईयूपीएसी ने कहा था कि आप कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेके ना चलना, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही आगे करना। और ये भी कहा था कि जब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता हो तो उसमें माइनस लगा दो तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल पता चल जाता है। तो यही काम हम भी यहाँ करते हैं क्या, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पे माइनस लगा देते हैं, यानी ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल प्लस का ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। और ये ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ था, तो ये हमने कहा था एनोड है और ये हमने कहा था कैथोड है। ये हमने कह दिया कैथोड है, तो हमें एनोड का भी पता चल गया रिडक्शन पोटेंशियल, हमें कैथोड का भी पता चल गया रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमारा ई नॉट सेल हमारा ऑटोमेटिक निकल के आ गया। यानी जो मेन फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला हमारा बना है, वो नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है ईएमएफ ऑफ सेल यानी ई नॉट ऑफ सेल। क्या निकल के आया, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हमारा मेन फार्मूला बन के आ गया। इसी फार्मूले से हम लोग ई नॉट निकालेंगे हर जगह। देख लीजिए कि पीछे वाली स्लाइड में हम लोगों ने क्या लिखा है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस का ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो सेम टू सेम वही काम कर दिया, बस स्टेप आगे पीछे कर दिए। पिछली वाले में ये आगे था और कैथोड वाला पीछे था। अब बुक में क्या लिखा होता है, तो बुक में कभी कभी लिख के देता है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट और रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड कहाँ पे होता है, तो हम लोगों को पता है कैथोड होता है राइट में, तो राइट लिख देंगे माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट। तो ये भी लिख के देता है, तो ये भी सही है हमारा, लेफ्ट और राइट के फॉर्म में भी लिख देगा। या फिर सीधा सीधा ये भी लिख देता है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये आपको अंडरस्टूड है कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल लिए गए हैं। तो यहां से हमें यह भी पता चलेगा। अब ई नॉट सेल हम यहां से निकाल लेते हैं। अब अगर आपको कंडीशन नहीं दी हुई है स्टैंडर्ड, तो वहां से हम ई सेल भी निकालेंगे। लेकिन जो ई सेल होता है वो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, इन सब पे डिपेंड होता है। इसके लिए हमें नर्सरी इक्वेशन की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ई नॉट सेल होता है वो हम लोग यहीं से निकालते हैं। अब एक आधे एग्जाम्पल कर लेते हैं और अपना कॉन्सेप्ट और बना लेते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें दिया हुआ है Ni से Ni+2, Ni से Ni+2 और इधर लिखा हुआ है Ag प्लस से Ag, Ag प्लस से Ag। और इनका जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1m है, यानी 1m इधर भी है और 1m इधर भी है। और बोल क्या रहे हैं कि एक चीज़ और दी हुई है कि ई नॉट ऑफ Ni+2 बाई Ni इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का 0.25 वोल्ट। दूसरा ई नॉट ऑफ Ag प्लस बाई Ag ये हमारा दिया हुआ है प्लस का 0.80 वोल्ट। और आपसे पूछ क्या रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई नॉट सेल बता दो कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन से ही पूरा समझ लेंगे, बाकी हमें प्रैक्टिस के लिए और प्रॉब्लम मिल जाएंगी। सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं कि ई नॉट सेल हमको जो पता है वो पता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड
माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी सबसे पहली बात तो ये आई कि हमें अपने इस सेल रिएक्शन में कैथोड और एनोड पहचानना आना चाहिए कि क्या होता है कैथोड और क्या होता है एनोड। हम लोगों ने पहली क्लास में सीखा था कि जो एनोड होता है वो लेफ्ट में होता है, तो पता ये चला कि जो एनआई वाला है ये सिस्टम है पूरा, ये हमारा एनोड का काम कर रहा है और ये हमारा कैथोड का काम कर रहा है। तो ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ। अब दूसरी बात इन्होंने कहा है कि एनोड और कैथोड तो पता चल गया है, दोनों वैल्यू भी दी हुई है। इसका मतलब एनआई वाला जो सिस्टम है ये हमारा एनोड की वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू हमारी कैथोड की वैल्यू दी हुई है। तो क्या इन दोनों वैल्यू को उठा के वहां रख देना है? सिंपल। उसके पहले ये देखना है कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए हुए हैं, कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नहीं दिए हुए हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं तो हम उनमें प्लस होगा तो माइनस लगा के, माइनस होगा तो प्लस लगा के आपस में चेंज कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या कुछ देखने को मिलता है, Na+2 से Na बन रहा है, यानी Na+2 इलेक्ट्रॉन से Na, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। Ag+ से प्लस इलेक्ट्रॉन से Ag बन रहा है, इसका मतलब यहां भी रिडक्शन हो रहा है। तो हमें यहां चेंज प्लस माइनस चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वो ऐसा फार्मूले में रख दो। पहले रखना है कैथोड की वैल्यू। कैथोड की वैल्यू कितनी है? 0.80 माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है? -0.25। तो ये माइनस और ये माइनस का 0.25, ये करेंगे तो 0.80, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.25, यानी 1.05 वोल्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। 1.05 इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, और सेल क्या लिखी हुई है? Zn से Zn+2, Zn से Zn+2, 1m लिखा हुआ है। पता 1m का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड कंडीशन में चल रहे हो। 1m का मतलब है कि आप स्टैंडर्ड कंडीशन में चल रहे हो। Cu+2, यहाँ भी 1m लिखा है और बाई Cu लिखा हुआ है। ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है और इसके साथ हमारा E0 ऑफ दिया क्या हुआ है कि Zn से Zn+2 की वैल्यू दी हुई है कितना? प्लस का 0.76 वोल्ट, और दूसरा दिया हुआ है E0 ऑफ Cu से, यानी Cu+2 से Cu, और जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। ये दो वैल्यू आपको दी हुई है। इन दोनों वैल्यू देने के बाद वो आपसे पूछ रहा है E0 सेल बता दो कितना होगा। तो सबसे पहला काम हमें करना है E0 सेल की फार्मूला लिखना है। क्या होता है? E0 सेल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर हमें देखना है कैथोड क्या है, एनोड क्या है। तो जो लेफ्ट में है वो हमारा एनोड है, जो राइट में है वो हमारा कैथोड है। इसका मतलब ये हमारा एनोड हुआ और ये हमारा कैथोड हुआ। उसके बाद देखना आरपी को। आरपी का मतलब रिडक्शन में दिया है कि ऑक्सीडेशन में दिया है। तो पता चला Zn से Zn+2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, जबकि हमें रखना क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लगा के लिख देते हैं, हमें ये रखना है। Cu की तरफ देखते हैं तो Cu+2 से Cu बन रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है, यहाँ पे रिडक्शन ही हो रहा है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। कैथोड की वैल्यू हमारी कितनी है? 0.34 वोल्ट माइनस, और ये माइनस लगा के लिख देते हैं माइनस का 0.76 वोल्ट। हमारा आंसर कितना आ जाता है? 1.10 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया E0 सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस सेल, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है। ये सारे फिक्स होते हैं, ये सारे बुक में टेबल के फॉर्म में बने हुए होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग इससे रिलेटेड 10-5 क्वेश्चन पहले और करेंगे, थोड़ा जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाएंगे वो करेंगे। उसके अलावा स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चेंज करने से क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, वो सीखेंगे। यानी नट्स इक्वेशन की बात हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।